यस क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? ये जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की न्यू ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। ठीक है, तो जेनेटिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? हेरिडिटी और वेरिएशंस की। अब आप पूछोगे सर हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशंस क्या होता है? देखो हेरिडिटी क्या होता है? वंशानुगत हम कहेंगे इसको हेरिडिटी। जैसे ये कोई पेरेंट है, ठीक है, ये इसका ऑफ स्प्रिंग है, इसका बच्चा है, ठीक है, तो इस पेरेंट से इस ऑफ स्प्रिंग में जो करैक्टर मूव हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी। अब वेरिएशंस क्या है? जैसे ये पेरेंट है, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें हैं, भाई बहन हैं, तो इन दोनों में है, देखो एक ही पेरेंट की संतान है दोनों, लेकिन दोनों में वेरिएशंस होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस इनमें होगा, तो जो डिफरेंस है उनको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस की जो स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोला जाता है। अब देखो जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? टर्म्स गिवन बाय बैटसन। ये जो टर्म है वो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। आगे हम बात करेंगे हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं। देखो कैरेक्टर, हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, देखो कैरेक्टर मतलब हमें पता है लक्षण, तो ऐसे कैरेक्टर जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। और जो हेरिडिटी वर्ड है, ठीक है, तो कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। उसको क्या बोला जाता है बेटा? हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये जो हेरिडिटी वर्ड है वो किसने दिया था? ये टर्म्स दिया था, हेरिडिटी टर्म्स। कौन सा वाला टर्म? हेरिडिटी। ये टर्म किसने दिया? ये टर्म दिया था स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर ने। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि भैया जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जेनेटिक्स ऐसी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी की जाती है हेरिडिटी और वेरिएशंस की, ठीक है। तो आप मैंने बता दिया हेरिडिटी क्या होता है। ऐसे कैरेक्टर जो मूव करते हैं वो हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं, उनको हेरिडिटी बोलते हैं हम। वेरिएशंस जो डिफरेंस आते हैं उनको वेरिएशंस बोलते हैं। और जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दिया था? बैटसन ने। और हेरिडिटी कैरेक्टर किसे बोला जाता है? ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर। आगे यहाँ तक समझ में? अब आगे हम बात करने वाले हैं मेंडलिज्म की। मेंडल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। देखो अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो नाम ये याद रखना है हमें, पूरा इनका नाम याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। इनका जन्म कब हुआ? बर्थ इनका जन्म हुआ 22 जुलाई
1822 को इनका जन्म हुआ। ये फादर थे, किसी चर्च में फादर थे, ठीक है। और इन्होंने जो वर्क किया वो किस पर किया था? इन्होंने वर्क किया वो है गार्डन पी प्लांट पर। किस पर वर्क किया इन्होंने? गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने वर्क किया था। गार्डन पी प्लांट का जो बोटनिकल नेम होता है उसका क्या नाम होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इसका बोटनिकल नेम होता है वो पाइसम सटाइवम होता है, ठीक है। देखो भैया, इनको मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे इन प्लांट में। क्या दिए थे? मेंडल गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट फर्स्ट टाइम। इन्होंने ऐसे ये पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के लिए लॉज दिए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो वर्क किया था अपने इसके लिए, वो एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखो, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर पब्लिश करवाए? ठीक है, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो कहाँ रिप्रेजेंट किए? सबसे पहले इन्होंने रिप्रेजेंट किए अपने, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने रिप्रेजेंट किए, वो किए थे इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब देखो, और इन्होंने जो अपने ये पब्लिश भी करवाया था, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने क्या करवाए? पब्लिश भी करवाए। तो इन्होंने पब्लिश करवाए, तो किस टाइटल से इन्होंने पब्लिश करवाए थे? उस टाइटल का नाम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इनकी डेथ जो हो गई थी वो कब हुई थी? ठीक, इनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 को उनकी डेथ हो गई थी। तो मेंडल के बारे में हमें इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हमें याद रखना है, ठीक है। देखो, मेंडलिज्म इसलिए कहा क्योंकि ये मेंडल ने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिया मेंडलिज्म। हमें याद रखना है, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था, ठीक है। अब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले पर्सन थे, सबसे पहले इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे इन प्लांट के लिए इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। अब इन्होंने ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर किए थे? इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस गार्डन पी प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहाँ रिप्रेजेंट किए? कहाँ बताया इन्होंने कहाँ बताया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए? उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑस्ट्रिया के सामने ये सारा रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इन्होंने पब्लिश भी करवाया अपने इस एक्सपेरिमेंट को। वो कहाँ पर, किस नाम से उन्होंने पब्लिश करवाया? जो टाइटल था वो टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और इनकी डेथ कब हो गई थी? 6 जनवरी 1884 को। और उन्होंने देखो ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे वो 7 ईयर तक किए थे। कितने? 7 ईयर तक किए थे। और कब किए थे इन्होंने? कब से लेके 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो कितने साल तक किए थे अपने एक्सपेरिमेंट? याद रखना है, 7 साल तक, 7 ईयर तक। और कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है मेंडल के बारे में, ठीक है। तो आई
थॉट ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भैया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पी प्लांट चूज़ किया, ठीक है, तो उसने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, अदर प्लांट क्यों नहीं चूज़ किया? वाई मेंडल चूज पी प्लांट, वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट? भैया गार्डन पी प्लांट चूज करने का उनका क्या कारण था? उन्होंने सिलेक्ट गार्डन पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? उसके क्या कारण थे? देखो उसके जो मेन कारण थे वो हमें याद रखना है। 4 मेन रीजंस थे उसके सिलेक्ट करने के। देखो एक तो वो जो सिलेक्ट करने का कारण था, एक तो वो इजीली ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, इजी टू ग्रो, ठीक, इजीली ग्रो, ठीक है, शॉर्ट लाइफ, छोटी लाइफ होती है तो जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी पी प्लांट लगा दिया, अभी 4-5 साल में इसकी वो बड़ा होगा, ठीक है, और ठीक है स्मॉल एरिया में ग्रो हो जाते हैं, स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड होता है इनको, ठीक है, शॉर्ट लाइफ हो गई, इजी टू ग्रो हो गया, ठीक है। तो देखो याद रखना, इजी ग्रो हो जाता है, शॉर्ट लाइफ होती है, स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड, इनकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता है, छोटा सा एरिया में ही ये ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लांट होते हैं वो एनुअल होते हैं। कैसे होते हैं याद रखना, एनुअल मतलब पूरी साइकिल जो इनकी कंप्लीट होती है वो 1 साल में हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें मल्टीपल ईयर्स इसमें लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो याद रखना फर्स्ट रीज़न क्या हो गया, देखो इसको मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसका रीज़न क्या, एक तो ये ईजी ग्रो हो जाते हैं पी प्लांट्स, इनकी लाइफ साइकिल होती है जो स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है, ये स्मॉल एरिया ही इनको ग्रोथ कराने के लिए ज़्यादा बड़ा एरिया की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, स्मॉल एरिया ही रिक्वायर्ड होता है, ये एनुअल प्लांट होते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट कारण था सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या कराया जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कराया जा सकता है, क्योंकि ये इनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और बाइसेक्सुअल क्या होता है, जैसे हम बात करें ये एक फ्लावर है, ठीक, सपोज करो ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोल देंगे, देखो ये इसका, अगर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हो, क्या हो, ये जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जब किसी फ्लावर में, ऐसा प्लांट जिसके फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही फ्लावर में दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, सपोज जी मेल फ्लावर है, इसके जो गैमीट है, इसके गैमीट इसी फ्लावर के स्टिग्मा, इसी फ्लावर के फीमेल बॉडी पार्ट तक आके गिर जाएंगे, तो उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देखो उसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के मेल जो गैमेट्स हैं वो उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट पर आके गिर जाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज कर जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आसानी से पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से करवाया जा सकता है। और इसमें देखो नेक्स्ट कारण है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पी प्लांट ऐसा है कि उसमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाएंगे, जैसे ये कोई फ्लावर है, ऐसा एक फ्लावर और कोई है दूसरा, ठीक है, सपोज करो एक फ्लावर और है यहाँ, ये इसका एंकर है, ये एक फ्लावर और है, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है, अगर इसका मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट पर आके गिरे, इसकी जो मेल गैमेट है वो दूसरे वाले फ्लावर के फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पी प्लांट में आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाएंगे, इमेस्क्यूलेशन द्वारा। किसके द्वारा, इमेस्क्यूलेशन
इमेस्क्यूलेशन एक टर्म हमारे बुक में दे रखा है, इमेस्क्यूलेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ इमेस्क्यूलेशन क्या होता है। देखो अगर ये रहेगा, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसके अंदर मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी रहेगा, तो श्योरिटी है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसका ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब तो ये केवल इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहा है, तो अभी इसका जो पॉलिनेशन होगा वो किसी दूसरे फ्लावर के एंथर के द्वारा ही इसका फर्टिलाइजेशन संभव होता, पॉलिनेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है। तो 3 कारण आपको समझ में आ गए होंगे। एक कारण क्या है, एक रीज़न क्या है कि भैया ये इजी ग्रो हो जाते हैं, शॉर्ट लाइफ होती है, एनुअल प्लांट होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए स्मॉल एरिया रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा, इसमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जा सकता है, इनके जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है, किसके थ्रू, इमेस्क्यूलेशन के थ्रू। इमेस्क्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूव द एंथर पार्ट। अगर हम किसी फ्लावर का एंथर पार्ट को रिमूव कर दें तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्क्यूलेशन बोलते हैं। अब जो 4th रीजन क्या है, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर पाए जाते हैं, अलग अलग क्या पाए जाते हैं, वेरियस। देखो 4th रीजन मैं आपको देता हूँ, इसमें क्या होते हैं, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर, करैक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर जैसे किसी भी एक करैक्टर के 2 अलग अलग वर्जन होना। ठीक है, जैसे कोई भी एक करैक्टर ले लिया, 2 उसके अलग अलग वर्जन। जैसे हमने हाइट ले ली, क्या ले ली, हाइट। तो हाइट में अब उसके 2 वर्जन क्या हो गए, या तो वो टॉल होगा या वो शॉर्ट होगा। तो ऐसे किसी भी करैक्टर के इसमें अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर उसको बोल देते हैं कि अगर करैक्टर के एक ही करैक्टर के अलग अलग वर्जन प्रेजेंट हो तो ऐसे करैक्टर को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर। जैसे मैंने लिया एक हाइट, हाइट क्या हो गया, एक करैक्टर हो गया, क्या हो गया, जैसे मैंने ले लिया हाइट। ठीक है, हाइट क्या हो गया, एक करैक्टर हो गया। इसके 2 वर्जन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया टॉल, एक हो गया शॉर्ट। या तो वो प्लांट होगा हाइट, या तो उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, लंबाई अधिक होगी, या वो उसकी लंबाई कम होगी। तो ऐसे जो करैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर। तो पी प्लांट की एक खासियत है कि उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। तो मेंडल एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आपको ये 4 रीज़न बताने हैं। पहला रीज़न क्या बताओगे, इजीली ग्रो हो जाता है, शॉर्ट लाइफ होती है, स्मॉल एरिया रिक्वायर्ड होता है इनके ग्रोथ के लिए, और ये एनुअल होते हैं। दूसरा बताएंगे इनमें आसानी से सॉइल पॉलिनेशन होता है, ये इनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें आसानी से हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है, और इनमें डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज़ किया। अब हम बात आगे करेंगे कि मेंडल के सक्सेस के क्या कारण हैं, कि भाई मेंडल क्यों सक्सेस हो गया, मेंडल क्यों सक्सेस हो गए। रीजन ऑफ सक्सेस, भैया मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, उनमें सक्सेस होने के इनके क्या कारण थे, क्यों हो गए थे। देखो इन्होंने स्टडी 1 और 2 करैक्टर एट ए टाइम, इसके कुछ पॉइंट दिया को, स्टडी 1 और 2 करैक्टर एट ए टाइम। ठीक है, और मेंटेन उन्होंने जो अपना डाटा रखा था वो स्टैटिकली रिकॉर्ड रखा था। दूसरा है मेंटेन स्टैटिकली, ठीक है, डाटा। और तीसरा कारण था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट। देखो भैया मेंडल के सक्सेस होने के 3 कारण थे मेन। ठीक है, देखो इन्होंने तो एक टाइम में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मल्टीपल करैक्टर की स्टडी एक साथ ही कर ली। उन्होंने एक बार जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने या तो एक करैक्टर या 2 करैक्टर को साथ लेके स्टडी की। ठीक है, ज़्यादा एक साथ 5, 7, 10 करैक्टर एक साथ लेके उन्होंने स्टडी नहीं की। क्या यार, किसी प्लांट की या तो उन्होंने एक ही करैक्टर को लेकर स्टडी की, या फिर उन्होंने 2 करैक्टर को लेकर स्टडी की एक टाइम में।
और उन्होंने उनका जो भी रिकॉर्ड आया, उनका जो भी एनालाइज आया, एक्सपेरिमेंट का जो भी एनालिसिस उन्होंने किया, जो भी रिजल्ट आया, उन सब का उन्होंने क्या किया, स्टैटिकली डाटा रखा। क्या रखा? स्टैटिकली डाटा उनको अच्छे से उनको रिकॉर्ड करके इन्होंने रखा, मेंटेन करके रखा उन्होंने। और तीसरा इनका कारण था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को चूज़ किया था? गार्डन पी प्लांट को इन्होंने चूज़ किया था। तो ये थे मेंडल के मेन सक्सेस के कारण। अब मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर को लेकर अलग अलग स्टडी की थी। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। करैक्टर कौन कौन से करैक्टर को लेकर उन्होंने स्टडी की थी? देखो, मेन 7 कितने करैक्टर लिए थे उन्होंने? 7 करैक्टर। अब कौन कौन से 7 करैक्टर थे? देखो, एक तो पोड, उन्होंने लिया पोड, फली। एक उन्होंने लिया सीड, ठीक है। एक उन्होंने लिया फ्लावर। एक लिया उन्होंने लेंथ या हाइट के देम, ठीक है। अब पोड में उसका कलर और उसका शेप, 2 कॉन्ट्रास्ट कलर कौन सा हो गया? कलर और उसका शेप। फ्लावर में सीड में भी उसका कलर और उसका शेप। फ्लावर में भी उसका कलर और उसका, अब उसकी पोजीशन, यहाँ पर उसकी क्या आएगी? पोजीशन। फ्लावर की क्या आएगी? पोजीशन। कि फ्लावर की पोजीशन क्या थी, ठीक है। और नेक्स्ट है हाइट। हाइट के भी हम बात कर लेंगे कि एक करैक्टर हो गया उसका हाइट, कि वो टॉल है या ड्राफ है, ठीक है। तो देखो कितने हो गए? 7 उन्होंने करैक्टर लिए थे। एक तो हाइट लिया था, ठीक है। अब पोड, जो उसकी पोड किसको बोलते हैं? उसकी फली को क्या बोलते हैं? फली को, ठीक है। तो उसका फलीवा का कलर भी लिया था और उसकी शेप कैसी है वो भी लिया था। सीड का कलर भी कैसा है, शेप कैसा है वो भी लिया था। फ्लावर का कलर क्या है और पोजीशन क्या है, ठीक है, वो भी लिया था। और एक हाइट ली थी। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 करैक्टर को लेकर उन्होंने स्टडी की थी। अब देखो, इसमें अब बुक में दे रखे हैं आपके कि इसमें कुछ डोमिनेंट, इसमें जैसे कलर है, 2 कलर होंगे पोड के, तो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। शेप होगा तो एक डोमिनेंट शेप होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। ऐसे हाइट में जैसे टोल है, ड्वार्फ है, तो टोल डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट करैक्टर वो होता है जो अपने करैक्टर शो करता है, और रिसेसिव करैक्टर वो होते हैं जो अपने करैक्टर शो नहीं करते हैं। तो 7 करैक्टर की अगर आपको बात करें तो आपको ये 7 करैक्टर आपको लिखने हैं, ठीक है। बाकी आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, वो देख लेना। जैसे उन्होंने दे रखा है कि शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो शेप ऑफ सीड मैंने बता दिया कि वो या तो राउंडेड होगा या रिंकल्ड होगा। तो राउंडेड दे रखा है वो डोमिनेंट दे रखा है, रिंकल्ड है वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। और शेप ऑफ सीड हो गई तो शेप ऑफ, कलर ऑफ सीड दे रखा है तो येलो और ग्रीन है। तो एक टेबल बना रखी है, वो आप किताब में से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेंडल की कुछ जो डिस्कवरी थी, एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उनको इतना माना नहीं गया था, ठीक है। फिर इन मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी रीडिस्कवरी हुई। क्या हुई? रीडिस्कवरी। अब रीडिस्कवरी हुई मेंडलिज्म की, ठीक है। तो मेंडल ने जो देखो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, जो भी लॉस दिए थे उस समय उनको इतने तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए ऐसे 35 साल बाद, कितने लगभग इनके एक्सपेरिमेंट करने के 35 साल बाद 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके लॉज जो थे, उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, उनकी वापस रीडिस्कवरी की। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है देख लो। 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम है हुगो डी वरीज, ये हॉलैंड के थे। एक थे कार्ल्स कोरेंस, ये जर्मनी के थे, ठीक है। एक थे हमारे साइंटिस्ट इरिच वॉन टेस्मार्क, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के ही थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया, ठीक। तो देखो इन्होंने वापस
जो भी मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए और अपने लॉज दिए, ठीक है, तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने माना नहीं, इतना उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर लगभग 35 साल बाद 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी वरीज, कार्ल कोरिन्स और एनरिच वॉन टेस्मार्क, ठीक है। इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और जो रिजल्ट मेंडल के आए थे वही रिजल्ट इनके आए। तो उन्होंने फिर मेंडल को माना गया और उनके लॉज को माना गया। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने ही है। थैंक यू।